एक बार की बात है, दूर परीलोक में परियां रहा करती थी। वो सभी परियां अभी स्कूल में पढ़ने जाती थी। परियों के स्कूल में परियां तरह तरह की शक्तियां सीखने जाया करती थी, जिसमें से कुछ शक्तियां ऐसी थी जिसमें परियां अपना आकार किसी भी रूप में बदल सकती थी। परियों की जिंदगी भी एक आम जिंदगी की तरह होती थी। परीलोक में एक घर था जिसमें माया और शनाया परी अपनी माँ विमला और पिता कुमार के साथ रहती थी। माया परी 10 वर्ष की और शनाया परी अभी 15 वर्ष की थी और वो स्कूल में शक्तियाँ प्राप्त करने और शक्तियों का कौशल का अभ्यास करने जाया करती थी। आसपास की सभी परियां भी माया और शनाया परी के साथ जाती थी। परियों के स्कूल में एक कक्षा थी जिसमें सभी चीजें जादुई थी। वो चीजें कभी भी अपना आकार बदल लिया करती थी। सभी परियों की एक टीचर थी जिनको सभी परियां गुरु माँ कहती थी। गुरु माँ में ढेर सारी शक्तियाँ थी। वो कुछ भी कर सकती थी और अपने आप को किसी भी जीव के रूप में बदल सकती थी। जो भी परियां उस स्कूल में पढ़ने जाती थी वो तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करती थी। जादुई कक्षा में गुरु माँ बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली थी। वो कई वर्ष से स्कूल में पढ़ा रही थी। गुरु माँ अपने सभी शिष्यों से बहुत प्यार करती थी और वो सभी को सभी शक्तियाँ हासिल कराना चाहती थी। गुरु माँ शक्तियाँ हासिल करने पर कभी भी जोर नहीं डालती थी। वो शक्तियों को अपनाने के लिए रोचक और मजेदार किस्से परियों को सुनाया करती थी ताकि परियों को शक्तियाँ हासिल करने का हौसला बने। एक दिन स्कूल में एक नई छात्रा आती है जिसका नाम होता है साक्षी। साक्षी परी एक परी के रूप में आती है पर असल में वो एक चुड़ैल होती है। साक्षी बहुत ही शर्मीली और घबराई हुई थी। वो जल्दी से कोई भी जादू नहीं सीख पाती थी। गुरु माँ ने साक्षी का स्वागत किया। साक्षी जब देखती है कि कक्षा में सभी परियां बहुत ही अद्भुत और शक्तिशाली हैं, जिनके पास ढेर सारा ज्ञान है, ये सब देखकर साक्षी परी बनी चुड़ैल बहुत हैरान हो जाती है और वो देखती है कि सभी परियां किस तरह अपने जादू से तरह तरह के रूप में बदल रही हैं। अब साक्षी भी अपने आप को इन शक्तियों से परिपूर्ण करना चाहती थी। वो कक्षा में सभी परियों को अपना दोस्त बना लेती है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, साक्षी परी को अपनी शक्तियों पर विश्वास होने लगा। अब साक्षी परी अपनी शक्तियों का अभ्यास करती और उसका प्रदर्शन बाकी परियों के सामने करती थी। साक्षी परी बहुत मेहनत करती और गुरु माँ के द्वारा बताई गई बातों का अभ्यास भी करती। इसी तरह वो अपना पूरा दिन बिताया करती थी और उसने बहुत ही जल्द सभी शक्तियों को हासिल करना शुरू कर दिया था। एक दिन गुरु माँ घोषणा करती हैं, सभी बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम लोगों को काफी हद तक बहुत कुछ सिखा दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सभी परियां मुझे ये दिखाओ कि तुमने मुझसे आज तक क्या क्या सीखा है। तुम सभी परियों को मुझे अलग अलग रूप में खुद को बदल कर दिखाना है। सभी परियां गुरु माँ की बात मान लेती हैं और गुरु माँ उनकी परीक्षा लेती है। सभी परियां कुछ न कुछ बनकर दिखा देती हैं। तभी साक्षी परी का नंबर आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती। वो देखती है कि उसने जो शक्तियाँ हासिल की हैं, वो उसके ऊपर असर ही नहीं कर रही है, क्योंकि वो शक्तियाँ केवल नेक दिल और सच्ची परी ही कर सकती थी। तभी गुरु माँ समझ जाती है कि साक्षी कोई परी नहीं है, वो कोई चुड़ैल है। लेकिन गुरु माँ कुछ नहीं कहती और साक्षी से कहती है, साक्षी तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अभी स्कूल में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे पूरा विश्वास है तुम धीरे धीरे करके सारे जादू हासिल करने लगोगी। अब तुम अपनी बुद्धि और प्रयोग में ध्यान लगाओ। गुरु माँ के द्वारा ये बात सुनकर साक्षी परी को बहुत अच्छा लगता है और वो मन लगाकर बहुत मेहनत करती है और सभी परियों के साथ अच्छा व्यवहार करती है। धीरे धीरे करके साक्षी के मन से सारी बुराई खत्म हो जाती है और वो एक नेक और ईमानदार परी के रूप में बदल जाती है। एक बार दोबारा से गुरु माँ सभी परियों की परीक्षा लेती हैं।
सभी परियां तैयार हो जाओ, काफी समय हो गया है। मैंने तुम सभी से कोई परीक्षा नहीं ली। आज वो दिन आ गया है जब तुम्हें अपनी अपनी काबिलियत दिखानी है। इसके बाद तुम सभी अपने अपने जीवन में आगे तरक्की कर सकती हो। अपनी गुरु माँ की बात मानकर सभी परियां खुश होकर एक एक करके अपना प्रदर्शन दिखाती हैं। कोई परी बिल्ली का रूप धारण करती है तो कोई खरगोश का। इस तरह सभी परियों का नंबर खत्म हो जाता है और अब लास्ट में साक्षी का नंबर आता है। साक्षी परी परीक्षा के दिन स्टेज पर आती है और वो एक हिरन, एक घोड़े और एक हाथी, यहाँ तक कि एक फूल पेड़ के रूप में बदलकर सबको दिखाती है। तभी ये सब देखकर गुरु माँ बहुत खुश हो जाती है और वो हैरान हो जाती है कि आखिर कोई इतना कैसे बदल सकता है। उसके बाद सभी परियां साक्षी परी के लिए तालियां बजाती हैं। गुरु माँ भी साक्षी परी को विजेता घोषित कर देती हैं। साक्षी परी के विजेता होने पर बाकी सभी परियां थोड़ा निराश हो जाती हैं, लेकिन साक्षी परी को विजेता के रूप में देखकर उन्हें साक्षी परी की शक्तियों पर गर्व होता है और अब साक्षी परी कोई नई और शर्मीली छात्र नहीं रही। अब वो सभी के मन में एक जगह बना लेती है और वो सभी के साथ ईमानदारी के पथ पर चलने लगती है। अब साक्षी ने सभी परियों को अपना दोस्त बना लिया था। इसी तरह साल बीतते गए। अब साक्षी परी अपनी बुराई का रास्ता छोड़कर परीलोक में एक मंत्री के पद पर उपाधि प्राप्त कर लेती है और वो पूरे परीलोक में दूसरों की मदद करने के लिए एक शक्तिशाली परी बन जाती है और हमेशा गुरु माँ की इज्जत करती है, जिसने उसको ये सारी शक्तियाँ सिखाई थी और उसे एक बुरे रास्ते पर चलने से बचाया था। एक समय की बात है, परीलोक में 4 परी सहेलियां रहा करती थी। मीरा परी, पाखी परी, प्रीति परी और स्वीटी परी। वो चारों आपस में बहुत ही अच्छी सहेलियां थी। वो साथ में बहुत ही खुश रहा करती थी, लेकिन उनकी जिंदगी में एक दुख भी था। देखो, ये सारी अमीर परियां इतने बड़े स्कूल में जाती हैं, इतने बड़े बड़े जादू सीखती हैं और हम यहाँ पूरा दिन बैठकर अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। हाँ, काश हम भी इनके साथ इतने बड़े स्कूल में जा सकते और बड़े बड़े जादू सीख सकते। पर इतने बड़े स्कूल में बहुत शक्तिशाली और जादुई परी टीचर है और उनकी फीस बहुत ही ज्यादा है। और हाँ, एडमिशन कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास नहीं है। हाँ, इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है और न ही हमारे माता पिता ने हमें कोई बड़ा जादू सिखाया है। हम परियां तो हैं, लेकिन हमें केवल छोटे मोटे जादू ही आते हैं। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और हमेशा ऐसे छोटे मोटे जादू तक ही सिमट कर रह जाएंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। सभी परियां सोच में पड़ जाती हैं। तभी प्रीति परी कहती है, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम इन अमीर परियों के साथ इस बड़े से स्कूल में जा सकते हैं। कैसा उपाय? हम चारों परियों के पास अपने अपने घर हैं। अगर हम इन चारों में से 3 घर बेच दें और हम चारों मिलकर एक ही घर में रहें, तो हम उन पैसों से इस स्कूल में एडमिशन करवा सकते हैं और फिर जब हमें अच्छा जादू आ जाएगा तो ये सब तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा। अरे वाह प्रीति परी, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसके बाद स्वीटी परी, मीरा परी और पाखी परी अपना अपना घर बेच देती हैं और सभी प्रीति परी के घर में रहने लगती हैं और उन पैसों से अपना एडमिशन उस बड़े से स्कूल में करवा लेती हैं। वहाँ की अमीर परियां चारों परियों का बहुत मजाक बनाती हैं। उसी स्कूल में वंदना परी नाम की एक टीचर पढ़ाती थी, जो कि बहुत ही कठोर स्वभाव की थी। उसे हर काम समय पर चाहिए होता था। उसे किसी भी काम में कोई भी कमी देखना पसंद नहीं था, इसलिए सभी परियां वंदना टीचर से डरती थी और ये बात धीरे धीरे उन चारों परियों को भी पता चल जाती है। प्रीति परी दिल से जादू सीखना चाहती थी, इसलिए वो हर टीचर की क्लास में मन लगाकर पढ़ाई किया करती थी और हर मंत्र को अच्छे से याद किया करती थी। जबकि बाकी तीनों परियां अमीर परियों के कपड़े, उनके रहन सहन और उनकी चीजों पर ही अपना ध्यान रखती थी। फिर एक दिन वंदना टीचर क्लास में आती है और सभी परियों से कहती हैं,
परियों, आज मैं तुम लोगों को एक बहुत ही बड़ा जादू सिखाने जा रही हूँ। इसके लिए आप सभी को क्लास से बाहर आना होगा। और हाँ, जो मैं जादू आपको सिखाने वाली हूँ वो मैं आपको केवल एक ही बार बताऊंगी, क्योंकि मुझे बार बार कोई चीज दोहराने की आदत नहीं है। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को एक जगह लाती है जहाँ पर 4 नदियाँ एक साथ बह रही थीं। देखो परियों, यहाँ 4 नदियाँ बह रही हैं। मैं जो मंत्र तुम्हें बताने जा रही हूँ उस मंत्र का सही उच्चारण करने से ये चारों नदियाँ एक हो जाएंगी और बादलों में पहुँच जाएंगी। इसके बाद वंदना टीचर सभी परियों को वो मंत्र बताती है, जिसके बाद एक एक करके सभी परियां मंत्र को दोहराकर उन चारों नदियों को एक करके बादलों तक पहुंचाने की कोशिश करती है। पर कोई भी परी उन चारों नदियों को एक नहीं कर पाती, बल्कि उनके गलत मंत्रों के उच्चारण की वजह से कभी बारिश तो कभी तूफान तो कभी कुछ और हो रहा था। इसके बाद जब प्रीति परी की बारी आती है तो वो वंदना परी के बताए मंत्र को बिल्कुल सही ढंग से पढ़ती है, जिससे चारों नदियाँ एक हो जाती हैं और वो बादलों में पहुँच जाती है। ये देखकर वंदना टीचर बहुत ही खुश होती है। शाबाश प्रीति परी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया है। तुम क्लास में भी बहुत अच्छा करती हो और यहाँ भी तुमने बहुत अच्छा किया है। सभी परियों को प्रीति परी से सीख लेनी चाहिए। प्रीति परी का ध्यान हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता था, इसलिए वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी, जिस कारण उसे हर टीचर की शाबाशी मिलती थी। पर ये सब प्रीति परी की सहेलियों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। देख रही हो तुम सब, आजकल प्रीति परी को कितनी वाहवाही मिलने लगी है। जब देखो टीचर इसकी तारीफ करते रहती है और सारी परियां पढ़ाई के टिप्स लेने के लिए इसके आगे पीछे ही भागती रहती हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो ये हमारे साथ खेलने भी नहीं आती। लगता है वाहवाही मिलते ही हमें भूल गई है। और क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये हमसे भी बड़ी और शक्तिशाली परी बन जाएगी। उसके बाद तो ये हमें पूछेगी भी नहीं। हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं तो कहती हूँ हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे इसकी क्लास में बनी छवि खराब हो जाए। मैंने सुना है कि वंदना टीचर ने प्रीति परी को हमारे परिलोक से कुछ दूरी पर बने एक स्कूल में छोटी परियों की क्लास लेने के लिए कहा है। अगर हम प्रीति परी को वहाँ जाने से रोक ले तो मजा ही आ जाएगा। बाकी वंदना टीचर का गुस्सा तो हर किसी को पता ही है। पाखी परी का ये आइडिया सबको बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्रीति परी जैसे ही अपने स्कूल से निकलकर उन छोटी परियों के स्कूल में जा रही होती है कि तभी तीनों सहेलियां उसके सामने आ जाती हैं। क्या बात है प्रीति परी, आजकल तो तुम बहुत ज्यादा ही बिजी रहती हो। हमसे बात करने का भी समय नहीं है तुम्हारे पास। ऐसी बात नहीं है स्वीटी परी, वो परीक्षा आने वाली है ना, और काफी पढ़ाई भी बाकी है, इसलिए पढ़ाई तो होती रहेगी। आओ तुम हमारे साथ खेलो। नहीं नहीं, मुझे अभी काम है और मैं तो कहती हूँ तुम भी ये खेल छोड़कर थोड़ी पढ़ाई कर लो, नहीं तो इस बार की परीक्षा में मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, तो तुम उन छोटी परियों के स्कूल जाने के लिए लेट हो रही हो। जहाँ से तुम जा रही हो वो बहुत लंबा रास्ता है। अरे चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताती हूँ, तुम वहाँ से चली जाओ। अरे वाह, ये तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा धन्यवाद। इसके बाद प्रीति परी पाखी परी के बताए हुए रास्ते पर चली जाती है, पर वो रास्ता कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक भूल भुलैया होता है। वहीं घूमते घूमते प्रीति परी को रात हो जाती है और फिर जैसे तैसे वो वहाँ से निकलती है। अगले दिन जैसे ही वो क्लास में जाती है तो वंदना टीचर उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी प्रीति परी, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया था। आज तुम्हारी वजह से मेरी नाक कट गई। तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। अब तुम मेरी क्लास में 20 दिनों तक नहीं आओगी। ऐसा मत कीजिए टीचर, अगर मैं आपकी क्लास में पूरे 20 दिनों तक नहीं आऊंगी तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगी, और अब तो परीक्षा भी आने वाली है। वो सब मुझे नहीं पता, पर तुमने जो किया है उसकी कोई माफी नहीं है। अब जाओ, मेरी क्लास से बाहर निकल जाओ।
ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां बहुत खुश हो जाती हैं, परंतु प्रीति परी के अंदर पढ़ने का जज्बा था, इसलिए वो वंदना टीचर की क्लास के बाहर खड़ी होकर उनकी क्लास लेने लगती है। फिर एक दिन उनके स्कूल में रानी परी आती हैं। परियों, आज हमारे स्कूल में रानी परी आई है। वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को देखना चाहती है, इसलिए तुम सब मेरे साथ बाहर चलो। वो तुम्हारी छोटी सी परीक्षा लेंगी। और हाँ प्रीति परी, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। प्रीति परी ये सुनकर उदास हो जाती है। इसके बाद सभी परियां रानी परी के पास जाती हैं। रानी परी सभी परियों की परीक्षा लेने के लिए एक छोटी सी चुनौती सबके सामने रखती है, पर एक एक करके सभी परियां उसमें फेल हो जाती हैं। ये क्या वंदना परी, क्या तुम इस तरह से अपने बच्चों को पढ़ाती हो? ये सभी मेरी परीक्षा में फेल हो गए। क्या तुम्हारा कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेरी चुनौती को पार कर सके? अगर एक भी परी ऐसी है तो मैं तुम्हारी पढ़ाई को मान जाऊंगी। रानी परी की ये बात सुनने के बाद प्रीति परी वहाँ पर आ जाती है। रानी परी, वंदना टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाती है और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी परीक्षा ले सकती हैं। ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा में पास हो गई तो मैं मान जाऊंगी कि ये अच्छा पढ़ाती है। तुम्हें इस घने पेड़ को वापस से बीज में बदलना होगा और इस नदी का बहाव कुछ मिनटों के लिए रोकना होगा। प्रीति परी को वंदना टीचर के बताए हुए सारे मंत्र अच्छे से याद थे, इसलिए वो ये सब करने में कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर रानी परी काफी खुश हो जाती है। क्या बात है, इतनी कठिन चुनौती तो मैंने किसी भी स्टूडेंट को नहीं दी थी, पर अब जब तुमने ये चुनौती पार कर ली है तो मैं ये कह सकती हूँ कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वंदना परी, आपकी ये स्टूडेंट आगे जाकर परी लोक का नाम रोशन करेगी। मुझे आपकी शिक्षा पर बहुत गर्व है। ये सुनकर वंदना टीचर बहुत खुश हो जाती है और उसे भी प्रीति परी पर गर्व होता है, परंतु ये सब देखकर प्रीति परी की सहेलियां जलकर राख हो जाती हैं। फिर एक दिन वो तीनों प्रीति परी की बुराई करते हुए जंगल से गुजर रही होती हैं। तभी उन तीनों के सामने दो बड़े बड़े शेर आ जाते हैं। वंदना परी ने उन्हें जानवरों से लड़ने के लिए मंत्र बताए थे, पर उनका कभी क्लास में ध्यान ही नहीं रहता था, इसलिए वो सब कुछ भूल चुकी थी। वो दोनों शेर उन तीनों को घेर लेते हैं। लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। काश हमने क्लास में ध्यान दिया होता तो शायद ये दिन हमें देखना न पड़ता। उसके बाद जैसे ही वो दोनों शेर उन तीनों पर हमला करने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रीति परी आ जाती है और अपने मंत्रों का उच्चारण करके उन दोनों शेरों को वहाँ से भगा देती है। इसमें वो भी थोड़ी घायल हो जाती है, परंतु वो अपनी तीनों सहेलियों को बचा लेती है। ये सब देखकर प्रीति परी की तीनों सहेलियों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति परी को गले से लगा लेती हैं। हमें माफ कर दो प्रीति परी, हमारी वजह से तुमने कितना कुछ सहा, जबकि तुम हमेशा हमारा भला ही चाहती थी। हाँ, हम सहेलियां होते हुए भी तुम्हें हमेशा अलग रखती थी, लेकिन तुमने हमें कभी अलग नहीं माना। हमें माफ कर दो प्रीति परी। मैं तुमसे कभी गुस्सा ही नहीं थी, इसलिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सच में कुछ करना चाहती हो तो मेरे लिए बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इसके बाद हम चारों एक साथ एक ऊंचे मुकाम पर होंगे। उस दिन की घटना के बाद से वो तीनों परियां भी पढ़ाई पर ध्यान देने लगती हैं और प्रीति परी भी इसमें अपनी सहेलियों की मदद करने लगती है और वो चारों आगे जाकर बहुत शक्तिशाली परियां बन। एक बार की बात है, इंसानों से बहुत दूर एक बहुत ही ज्यादा घना जंगल था, जहाँ पर इंसान आते जाते नहीं थे, इसलिए उस घने जंगल को परियों ने अपनी दुनिया बना ली थी। जब कुछ लोगों को पता चला कि इस जंगल में परियों का बसेरा है तो उन्होंने वहाँ पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। उसके बाद से वो घना जंगल परियों की दुनिया बन गया था। अब सभी परियां और उनके बच्चे वहाँ एक साथ हंसी खुशी से रहा करते थे, जैसा कि इंसानों की दुनिया में इंसान अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, वैसे ही परियां भी अपनी जिंदगी व्यतीत करती थी।
वहाँ पर भी अमीर गरीब ऊंच नीच सब कुछ वैसा ही था जैसा कि इंसानों की दुनिया में था। यार मैं शक्तिशाली परी बनना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ मेरे पास बहुत ज्यादा पावर हो, लेकिन हम गरीब परी और ऊपर से अनाथ भी। हमारे ऊपर तो हाथ रखने वाला कोई भी नहीं। यार मैंने सुना है परियों का सोने का स्कूल है। उस स्कूल के अंदर तरह तरह की शक्तियाँ सिखाई जाती है, नई नई विधि सिखाई जाती है और जो परी पूरे स्कूल में टॉप करती है उसे शक्तिशाली परी बना दिया जाता है। लेकिन परियों के सोने के स्कूल में जाने का तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। हम गरीब सिर्फ सपना ही देख सकते हैं। हाँ सुना तो मैंने भी ऐसा ही है। और तुम्हें पता है परियों का सोने का स्कूल कितना ज्यादा शानदार है और वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली परी टीचर आई हैं परियों को शिक्षा देने के लिए। लेकिन सोने के स्कूल में सिर्फ अमीर परियां ही पढ़ सकती हैं, हम जैसी गरीब नहीं। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, हम परियों के सोने के स्कूल में जा सकते हैं। निशा परी, ये तुम क्या कह रही हो? परियों के सोने के स्कूल में और हम जैसे गरीब पढ़ने जा सकते हैं? कभी नहीं। मीरा परी ने बिल्कुल ठीक कहा, हम सिर्फ वहाँ जाने का सपना ही देख सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जा नहीं सकते। और तुम्हारे पास कोई ऐसा आइडिया होगा ही नहीं जिससे हम सोने के स्कूल में पढ़ने जा सकते हैं। तुम्हें नहीं पता कितने सारे सोने के सिक्के देने पड़ते हैं वहाँ पर जाने के लिए। अरे यार रितिका परी, तुम हमेशा बीच में कूद पड़ती हो, पूरी बात तो सुनती नहीं हो। मैंने कहा मेरे पास एक आइडिया है, सुन तो लो। अगर अच्छा लगे तो उस पर काम करेंगे, अगर नहीं तो फिर सोने के स्कूल में जाने का सपना ही देखते रहेंगे, ठीक है? निशा परी, तुम रितिका परी की बातों का बुरा क्यों मान जाती हो? तुम्हें पता तो है ना इसकी कैसी आदत है। चलो मुझे अपना आइडिया बताओ, क्या पता तुम्हारा आइडिया काम ही कर जाए और हम भी सोने के स्कूल में पढ़ने जाने लगे। अगर ऐसा हो गया तो हमारी तो लॉटरी ही निकल जाएगी। मैं तो रात दिन पढ़ाई करूँगी क्योंकि मुझे शक्तिशाली परी बनना है और पावर हासिल करनी है। हम तीनों परी सहेलियां हैं, हमारे पास छोटे छोटे घर हैं। अगर हम 2 घर बेचकर एक घर में रहेंगे तो इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे कि हम तीनों का सोने के स्कूल में एडमिशन हो जाए, ठीक है? और उसके बाद हम तीनों एक साथ काम करेंगे, एक साथ रहेंगे तो पैसे भी बचेंगे और जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और वो हम कर लेंगे। इस तरह हमारा सोने के स्कूल में एडमिशन हो सकता है। निशा परी का आइडिया मीरा परी और रितिका परी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो दोनों अपना घर बेचकर निशा परी के घर पर आकर एक साथ रहने लगती हैं और घर बेचकर जो सोने के सिक्के मिलते हैं वो उससे परियों के सोने के स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेती हैं और वहाँ जाकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो सभी पढ़ना शुरू कर देती हैं। मीरा परी को हमेशा से ही शक्तिशाली परी बनना था और पावर हासिल करनी थी, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करती है और निशा और रितिका परी से ज्यादा काम भी करती है और वो पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, जिस वजह से सभी टीचर्स उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करती थी। और वहीं दूसरी तरफ निशा परी और रितिका परी वो तो भूल ही जाती है कि उनका क्या सपना था और वो सोने के स्कूल में क्या करने आई थी। वो यहाँ आकर अमीर अमीर परियों से दोस्ती करती हैं और उनके साथ घूमती फिरती हैं। ऐसा करने से मीरा परी को बहुत दुख होता है और एक दिन वो अपनी दोनों सहेलियों से कहती है, निशा परी, रितिका परी, तुम दोनों ये छुट्टी हो जाने के बाद कहाँ चली जाती हो? हमने परियों के सोने के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले क्या वादा किया था कि हम एक साथ काम करेंगे, लेकिन तुम दोनों 24 घंटे घूमती रहती हो और पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करती। अगर तुम दोनों पढ़ाई नहीं करोगी तो अपना सपना कैसे पूरा करोगी? अरे यार मीरा परी, हमें क्या पता था कि परियों के सोने के स्कूल में जाकर हमें इतनी अमीर अमीर परी दोस्त मिल जाएंगी। यार तुझे पता है उनका घर महल की तरह होता है और उनके यहाँ हमारी तरह रूखा सूखा नहीं खाते, अलग अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं। उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ घूमने का अलग ही मजा है। अब हमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी और हमें क्या पता था कि सोने के स्कूल में इतनी ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। यार हम तो पढ़ पढ़ कर पागल ही हो जाएंगे।
निशा परी, रितिका परी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, काम करने भी जाती हूँ और घर आकर खाना भी बनाती हूँ। हम तीनों दोस्त हैं, एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। अगर मैं ही सारा काम करूँगी तो मैं पढ़ाई के लिए समय कैसे निकालूंगी? मीरा परी, अब तो बहुत ज्यादा ही बोल रही है। हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो फटाफट बोले ही जा रही है। देख, तेरा सोने के स्कूल में एडमिशन हमारी वजह से हुआ है। ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। तू मेरे घर में रह रही है, चाहूँ तो अभी के अभी तुझे निकाल सकती हूँ, इसलिए चुपचाप काम कर। और अगर तुझे किताबों का कीड़ा बनना है तो तू ही बन। शक्तिशाली परी और पावर तुझे हासिल करनी थी। हमें सिर्फ परियों के सोने के स्कूल में जाना था, सो हम चले गए और वहाँ जाकर हम अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हैं। निशा परी और रितिका परी मीरा परी को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीरा परी उन दोनों की बातों का बुरा नहीं मानती और वो घर का काम भी करती, बाहर मजदूरी करने जाती और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रही थी। ऐसे ही एक दिन क्लास टीचर सभी परियों को बाहर गार्डन में लेकर जाती हैं और उनसे कहती हैं, मैंने अभी तक तुम्हें अलग अलग तरह की शक्तियाँ सिखा दी है, लेकिन अब जो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली विधि है। और हाँ, मेरी बात सभी परियां कान खोल कर सुन लो। ये मंत्र मैं सिर्फ एक ही बार बोलूंगी, क्योंकि ये मंत्र सिर्फ एक ही बार बोला जाता है, लेकिन ये मंत्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। ध्यान से सुनना, ठीक है? ऐसा कहकर टीचर सभी परियों को वो मंत्र एक बार बोलकर बता देती है। सभी परियां सुन तो लेती हैं, लेकिन किसी को भी वो मंत्र याद नहीं होता, सिर्फ मीरा परी के सिवा। उसके बाद वो टीचर एक एक कर परियों को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं, देखो, सामने तुम्हें वो पहाड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे समझो एक खतरनाक चुड़ैल है जिसने हम सभी परियों के ऊपर हमला कर दिया है। लेकिन उस पहाड़ को हटाना आम परियों के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर तुमने मंत्र याद किया होगा तो तुम एक विशाल परी बन जाओगी और उस पहाड़ को आसानी से तोड़ दोगी और उस चुड़ैल से भी सामना कर पाओगी। चलो जल्दी से उस पहाड़ को तोड़ो, चुड़ैल से हम सभी परियों को बचाओ। सभी परियां कोशिश करती हैं, लेकिन कोई परी बिल्ली बन जाती है तो कोई कौवा और बंदरिया बन जाती है, तो किसी परी के हाथ में आग लग जाती है। ये सब देखकर क्लास टीचर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सभी गलत मंत्र पढ़ रही थी। फिर टीचर अपनी शक्तियों से उन्हें दोबारा से परी बनाती है और उन सभी परियों को बहुत ही ज्यादा सुनाती है। ठीक है, लगता है तुमने मेरी नाक काटने का फैसला कर ही लिया है। तुम्हें पता है ना, परियों की रानी परी आ रही है और वो इस साल तुम सबकी परीक्षा लेने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम में से कोई भी रानी परी की परीक्षा में पास हो पाएगी। अभी तक परियों के सोने के स्कूल में किसी ने भी टॉप नहीं किया, लेकिन लगता है इस साल तो कोई टॉप करना तो बहुत दूर की बात, कोई पास भी नहीं होगा। मैम, आई एम सॉरी, वो मैं वॉशरूम चली गई थी। मैम, मैंने अभी तक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया, मैं भी करना चाहती हूँ। जब पूरी क्लास की परियां नहीं कर पाई तो तुम कैसे कर पाओगी? तुम भी नहीं करोगी। चुपचाप अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो जाओ। वैसे भी मेरा बहुत ज्यादा मूड खराब है। मैम, एक मौका तो दीजिए, आपने सबको एक एक मौका दिया है तो मुझे भी दीजिए। मीरा परी के बार बार कहने पर क्लास टीचर उसे एक मौका दे देती है और जैसे ही मीरा परी अपनी आंखें बंद करती है और टीचर का बताया हुआ मंत्र पढ़ती है तो वो एक विशाल परी बन जाती है और वो सामने के पहाड़ को मिट्टी में मिला देती है और जो नकली चुड़ैल थी उससे भी मुकाबला करती है। ये सब देखकर क्लास की सभी परियां चौंक जाती हैं। फिर क्लास टीचर और सभी परियां भी मीरा परी की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करती हैं। वेरी गुड मीरा परी, वेरी गुड। तुमने तो मुझे खुश कर दिया, मेरा गुस्सा चुटकियों में छू मंतर कर दिया। तुमने इतना बड़ा मंत्र याद कर लिया, सच में तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर ऐसे ही इतने बड़े बड़े मंत्र तुम आसानी से याद करती रही तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम इस साल हमारे स्कूल में टॉप करोगी और हमारे स्कूल का और मेरा नाम रोशन करोगी। वेरी गुड बेटा। रानी परी नेक्स्ट वीक आ रही है, अपनी तैयारी जोरों शोरों से करना, ठीक है?
फिर क्लास टीचर मीरा परी के लिए सभी बच्चों से क्लैपिंग करवाती है और उसकी बहुत ही ज्यादा प्रशंसा भी करती है, जिस वजह से निशा परी और रितिका परी जल भुनकर राख हो जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ मीरा परी रानी परी के सामने परीक्षा देने के लिए रात दिन मेहनत कर रही थी कि तभी निशा परी रितिका परी से कहती है, अरे यार रितिका परी, ये सब क्या हो रहा है? मीरा परी तो आगे बढ़ती ही जा रही है और उसका सपना लगता है पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वो तो अब शक्तिशाली परी बन ही जाएगी, उसकी मेहनत रंग ले आएगी। लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मीरा परी हमसे आगे निकल गई और उसने टॉप कर लिया तो वो शक्तिशाली परी बन जाएगी और हमारे ऊपर कितना हंसेगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम उसे आगे बढ़ते नहीं देख सकते। अब आगे नहीं बढ़ने देंगे। पहले तो बड़े आइडिया दे रही थी, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। ये सब कुछ तेरे आइडिया की वजह से ही हो रहा है। मैं तो कहती हूँ उसे अपने घर से बाहर निकाल दे। तेरा ही तो घर है। जब दर दर की ठोकरें खाएगी, रहने के लिए जगह नहीं होगी तो वो पढ़ाई नहीं कर पाएगी और रानी परी के सामने परीक्षा भी नहीं दे पाएगी। फिर कैसे टॉप करेगी? हमसे तो पीछे ही रह जाएगी। दोनों परियां मिलकर बेचारी मीरा परी को पढ़ाई करने से रोक रही थी ताकि वो परियों के सोने के स्कूल में टॉप ना कर सके और वो शक्तिशाली परी ना बन सके। घर का सारा काम खत्म कर जब मीरा परी पढ़ाई करने बैठती है तो रितिका परी और निशा परी उसकी सारी किताबों को लाकर उसमें आग लगा देती है। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे घर से निकाल देती है कि तभी मीरा परी उनसे कहती है, ये तुम दोनों ने क्या किया? मेरी किताबें क्यों जला दी? मेरे पास किताबें खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। ऊपर से तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही हो। निशा परी, रितिका परी, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? हम तीनों दोस्त जब तक परियों के सोने के स्कूल में नहीं गए थे तो हमारी दोस्ती कितनी अच्छी थी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। तुम दोनों बिल्कुल बदल गई हो। ये आंसू हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। हम तेरे आंसुओं से पिघलने वाले नहीं हैं। ये घर निशा परी का है तो वो तुझे अपने घर से निकाल रही है। वो तुझे नहीं रखना चाहती और हम नहीं चाहते कि तू सोने के स्कूल में टॉप करे और शक्तिशाली परी बने। इसलिए हमने तेरी किताबें भी जला दी और अब तू इस घर में नहीं रहेगी। आई बात समझ में? चल जा यहाँ से। ये तुम दोनों क्या कह रही हो? अगर मैं शक्तिशाली परी बन जाती और मेरे हाथ में पावर आ जाती तो सबसे पहले मैं भला तुम दोनों का ही करती, क्योंकि तुम दोनों मेरी सच्ची दोस्त हो। मैं शक्तिशाली परी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परी लोक के लिए बनना चाहती थी ताकि मैं अपने परी लोक के लिए कुछ अच्छा कर सकूं। मैं अपने लिए शक्तिशाली परी नहीं बनना चाहती थी, आप सबके लिए बनना चाहती थी। हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू किसके लिए शक्तिशाली परी बनना चाहती थी। जब पावर हाथ में आ जाती है तो कोई किसी को नहीं देखता और हम तो फिर भी तेरे दोस्त थे। तू हमारे बारे में क्यों सोचती? इसलिए हमने तेरी किताबें जला दी और तू अब मेरे घर में भी नहीं रहेगी। जा यहाँ से। आज से तेरा हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। ऐसा कहकर निशा परी और रितिका परी धक्के मारकर बेचारी मीरा परी को निकाल देती है। मीरा परी रोते हुए वहाँ से चली जा रही थी क्योंकि उसके पास रहने के लिए छत नहीं थी और पढ़ने के लिए किताबें भी नहीं थी। लेकिन वो हार नहीं मानती। वो किसी न किसी तरह अपनी पढ़ाई का बंदोबस्त कर ही लेती है और वो जंगल में एक पेड़ के नीचे रहना शुरू कर देती है। रानी परी की परीक्षा होने में सिर्फ एक ही दिन बाकी था। निशा परी और रितिका परी खुशी खुशी स्कूल जा रही थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि मीरा परी स्कूल नहीं आ पाएगी और वो अगर आ भी गई तो रानी परी की परीक्षा में पास नहीं हो पाएगी। लेकिन तभी रास्ते में एक खतरनाक चुड़ैल उनका रास्ता रोक लेती है। क्यों प्यारी परियों, कहाँ जा रही हो? ठहरो, मुझे तुम्हारा शिकार करना है। कब से मैं तुम्हारी तलाश में थी लेकिन मुझे तुम्हारा परी लोक मिल ही नहीं रहा था, लेकिन अब मुझे मिल गया।
पहले मैं तुम्हारा शिकार करूंगी और उसके बाद सभी परियों को खाऊंगी। आ जाओ, मेरा शिकार बन जाओ। इतनी बुरी चुड़ैल को देखकर दोनों परियों की हालत खराब होने लगती है। उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि वो शक्तिशाली परियां नहीं थी, इसलिए वो चुड़ैल का सामना भी नहीं कर पा रही थी। रितिका परी और निशा परी चुड़ैल से मुकाबला करने में पूरी तरह से जख्मी हो जाती हैं और जब वो पूरी तरह से जख्मी हो जाती हैं, तो चुड़ैल उन्हें खाने वाली होती है कि तभी वहाँ पर मीरा परी आ जाती है। ओ चुड़ैल, पीछे हट जा, तू मेरी सहेलियों को नहीं मार सकती। अगर तूने मेरी सहेलियों को जरा भी चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी मौत बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। तू नहीं जानती कि मैंने परियों के सोने के स्कूल में शिक्षा प्राप्त की है। मेरे अंदर बहुत ही ज्यादा शक्ति है। अगर तू पीछे नहीं हटी तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल पीछे नहीं हट रही थी, ऊपर से वो सबका मजाक बना रही थी कि तभी मीरा परी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और एक विशाल परी बनकर चुड़ैल के टुकड़े टुकड़े कर देती है और उसे आग में जलाकर राख कर देती है। रितिका परी और निशा परी मीरा परी के पास आती है और उससे माफी मांगती है। मीरा परी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया और तुमने फिर भी हमारा साथ दिया, हमारी जान बचाई। सच में तुम बहुत अच्छी परी हो और बहुत अच्छी शक्तिशाली परी बनोगी। तुम ठीक कह रही थी, तुम अपने लिए शक्तिशाली परी नहीं बल्कि हम सभी परियों के लिए बनना चाहती थी। हमें लगा कि तुम शक्तिशाली परी बनकर पावर हासिल करने के बाद हमें भूल जाओगी और हमारे ऊपर बहुत हंसोगी। मीरा परी, हमें अपने किए पर पछतावा है, हमें माफ कर दो। हाँ मीरा परी, मुझे भी माफ कर दो। तुम दोनों को अपने किए पर पछतावा है, इसलिए मैं तुम दोनों को माफ कर देती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम पढ़ाई करोगी और हमेशा अच्छे काम करोगी। चलो जल्दी से स्कूल चलती है। रानी परी की परीक्षा होने में थोड़ा ही समय बाकी है। अगर परीक्षा नहीं हुई तो मैं शक्तिशाली परी नहीं बन पाऊंगी और मेरा सपना सपना ही रह जाएगा। चलो जल्दी से चलती हैं। मीरा परी अपनी दोनों सहेलियों को माफ कर देती है और तीनों सहेलियां मिलकर जल्दी से परियों के सोने के स्कूल में जाती हैं और वहां जाकर मीरा परी रानी परी की परीक्षा देती है और वो परीक्षा में पास हो जाती है कि तभी रानी परी मीरा परी से कहती है, मीरा परी, वेरी गुड, तुमने तो हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। अब ये परियों का सोने का स्कूल और भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। सिर्फ तुम्हारी वजह से तुमने पूरे स्कूल में टॉप किया है, इसलिए तुम्हें ताज पहनाया जाता है। अब तुम सभी परियों की देखभाल करोगी और तुम्हें नागमणि का भी प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। अब तुम शक्तिशाली परी बन चुकी हो। रानी परी के मुंह से ये शब्द सुनकर मीरा परी बहुत खुश होती है। उसका सपना पूरा हो जाता है। वही रितिका परी और निशा परी भी अपनी दोस्त के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और उसके लिए दिल से क्लैपिंग करती है और अब मीरा परी शक्तिशाली परी बनने के बाद बहुत ज्यादा खुश थी। फिर वो अपने दोस्तों के साथ एक हंसी खुशी जिंदगी व्यतीत करती है और सभी परी लोग वासियों के लिए अच्छे अच्छे काम करती है और अगर कभी कोई बुरी शक्ति आ जाती तो अपनी जान की परवाह किए बिना उसका डटकर सामना भी करती। कानपुर के एक छोटे से गांव में आरुषि नाम की एक लड़की रहती थी। आरुषि अपने माता और पिता के साथ रहा करती थी। आरुषि के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थी। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे, लेकिन आरुषि की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बहुत परेशान रहते थे। मुझे मेरी आरुषि की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की, क्योंकि आरुषि अब बड़ी हो गई है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान। हमारी आरुषि पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुना भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े से स्कूल में जाएंगे दाखिला करवाने।
आरुषि को लेकर सुबह ही करुणा और गोपीचंद एक बड़े से स्कूल में जाते हैं। गोपीचंद वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगी? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगी। यहाँ पढ़कर तुम बहुत अमीर बनोगी और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगी। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे न भरने पड़ जाएं। अरे आप चलो तो वहाँ चल के देखे तो सही। स्कूल के गेट पर पहुँचते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। ठहरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपनी बेटी का इस स्कूल में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहाँ बस अमीरों के बच्चे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बेटी पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि तभी उस स्कूल की एक टीचर वहाँ पर आ जाती है और गोपीचंद और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगती है। चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगी। आप सब मेरे साथ मुख्य प्रिंसिपल के ऑफिस में चलिए। फिर सब मिलकर प्रिंसिपल सर के ऑफिस में चले जाते हैं। जी सर, वो ये हमारे स्कूल में अपनी बेटी का दाखिला करवाने आए हैं, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले आई। बच्ची बड़ी ही होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? क्या आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये सेंट मैरी स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे। हम अपनी बच्ची के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। गोपीचंद के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस टीचर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तभी टीचर ने उस प्रिंसिपल सर से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इनसे 2 गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे स्कूल में 25,000 रूपए में दाखिला होता है। मैं इन्हें 50,000 कहूँगी, आप हामी भर देना। गोपीचंद, तुम 50,000 रूपए लाकर दे दो और अपनी बच्ची का इस स्कूल में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपनी बच्ची के भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। गोपीचंद, करुणा और आरुषि वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरी उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगी हैं। अच्छी अच्छी टिफिन लेकर और बैग लेकर। मैं कब जाऊंगी पिताजी? तुम जरूर जाओगी बेटा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे आरुषि की बड़ी चिंता हो रही है। 50,000 रूपए हम कहाँ से लाएंगे? अपनी बच्ची को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों न हम चलकर गांव में कमला मौसी की मदद ले। गांव में सबसे पुरानी और पढ़ी लिखी वही है, वो हमारी मदद जरूर करेंगी। गोपीचंद और करुणा कमला मौसी के घर पर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब कमला मौसी उनसे कहती है, तुम अपनी बेटी को हमारे गांव के स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के स्कूल में? हमारे गांव में स्कूल है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के स्कूल में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाती हूँ। कमला मौसी उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाती है और कहती है, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा।
जैसे ही करुणा और गोपीचंद गुफा में जाते हैं तो वो किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ा सा स्कूल नजर आता है जो पूरा सोने का होता है। उस स्कूल में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर करुणा और गोपीचंद चौंक जाते हैं और कमला मौसी से कहते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की स्कूल कैसे हो सकती है और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर कमला मौसी उन्हें सारी बात बताती है। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने परियों से यहाँ बनवाया था ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। यहाँ पर सभी बच्चों को परियां पढ़ाने आती हैं। पहले मेरी माँ इस स्कूल की टीचर थी, पर एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम दो खाड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो, ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? तुम पूरे कानपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें लाकर दे दो और अपनी ये गंदी से स्कूल बंद करके यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इन्हें यहाँ का सोना हरगिज नहीं दूंगी और सारे सोने को लेकर उस जंगल की गुफा में छुपा दूंगी और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगी। उसके बाद कुछ परियों ने मेरी माँ की मदद की और उस सोने से इस जंगल में एक स्कूल बना दिया। उस वक्त से लेकर अब तक हम कानपुर गांव वाले इस सोने के स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे ऊपर वाले, तो असली बात ये है कि आप मेरी बेटी को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगी? कृपया करके कमला मौसी, मेरी बेटी को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारी बेटी को इस स्कूल में तभी लूंगी जब तुम शहरी स्कूल की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत चाहिए होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगी, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। करुणा और गोपीचंद ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे स्कूल में चले गए और गोपीचंद ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 रुपए हैं। हाँ, लाओ, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम अपनी बेटी को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है और कहाँ सोने की स्कूल में पढ़ता। जैसे ही गोपीचंद ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते थे और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। फिर प्रिंसिपल और वो टीचर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इस तरह आरुषि परियों के सोने के जादुई स्कूल में अपनी शिक्षा पूरी करने लगी। वैशालीपुर गांव में शिवानी नाम की एक गरीब लड़की रहा करती थी। शिवानी को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अपने घर की आर्थिक स्थिति की वजह से शिवानी गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करती थी, जहां पर पढ़ाई के नाम पर कोई भी सुख सुविधाएं मौजूद नहीं थी और न ही उस स्कूल में कोई भी टीचर टाइम से पढ़ाने आया करता था, जिस वजह से शिवानी अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंता में रहती थी। तभी एक दिन जब शिवानी अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रही होती है, आरती, मालती, देखो हमारे गांव की ये अमीर लड़कियां गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा रही हैं। काश हम भी इनकी तरह गांव के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जा सकते, लेकिन हमारे घर की खराब स्थिति की वजह से हमें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें पता है, मैंने कल रात एक सपना देखा था जहां हम सभी मिलकर परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जा रहे थे। अरे शिवानी, ऐसा सपना देखने से क्या फायदा जो कभी सच हो ही नहीं सकता है। हम गरीब बच्चे जब अपने गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने नहीं जा सकते हैं, तो फिर भला हम परियों के सोने के स्कूल में पढ़ने कैसे जा सकते हैं।
हाँ शिवानी, हम लोगों की किस्मत में बस ये सरकारी स्कूल में ही पढ़ना लिखा है, जहाँ पर टीचर भी कभी कभार ही आते हैं। तुमने सही कहा, हम लोग तो अपने स्कूल में एक यूनिफॉर्म भी पहनकर नहीं जा पाते हैं, और वहीं अमीर बच्चे एक प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनकर गांव के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और लोग भी उनका कितना सम्मान करते हैं। काश हम भी उनकी तरह पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब कर पाते और अपने माता पिता को एक अच्छा भविष्य और एक अच्छी जिंदगी दे पाते। हाँ शिवानी, तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो पढ़ाई में बहुत अच्छी हो और तुम्हें तो बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलनी आती है। इसलिए अगर तुम चाहो तो अपने माता पिता से कहकर अपना प्राइवेट स्कूल में नाम लिखवा सकती हो। इससे तुम अपना आने वाला भविष्य भी उज्जवल बना पाओगी और अपने माता पिता का सपना भी पूरा कर पाओगी। हाँ आरती, तुम सही कह रही हो। मैं इस तरह से इस सरकारी स्कूल में पढ़कर अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। मैंने बहुत से सपने देखे हैं और मैं उन्हें इस तरह इस स्कूल में पढ़कर टूटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैं आज ही अपने माता पिता से इस बारे में बात करूँगी। तो अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर शिवानी अपने घर जाती है और अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। माँ, पिताजी, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपको पता है, हमारे स्कूल में पढ़ाई के नाम पर सिर्फ एक मजाक होता है। ना वहाँ पर कोई टीचर आता है और ना ही हमें कोई टाइम पर पढ़ाता है। तो इस तरह मैं उस स्कूल में पढ़कर अपना आने वाला भविष्य खराब नहीं कर सकती। इसलिए आप लोग प्लीज मेरा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए। अरे बेटा, तुम्हें पता है ना, तुम्हारे पिताजी भी मुझसे इसी बारे में बात कर रहे थे कि उन्हें अपनी बेटी का एडमिशन गांव के प्राइवेट स्कूल में करवाना है, ताकि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ कर सको। इसलिए तो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए मुखिया जी से कुछ पैसे उधार लिए हैं, ताकि हम तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सके। इसलिए अब तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिवानी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताती है तो वो उससे कहते हैं, अरे वाह शिवानी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम जब अपना एडमिशन करवाने गांव के बड़े प्राइवेट स्कूल में जाओगी तो हमें भी अपने साथ ले जाओगी? क्योंकि हम तुम्हारी तरह प्राइवेट स्कूल में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार अंदर जाकर देख तो सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल होता कैसा है। क्योंकि अब तो तुम भी गांव के अमीर बच्चों की तरह प्राइवेट स्कूल में पढ़ने जाओगी, पर हम तो अभी भी गांव के उसी सरकारी स्कूल में ही पढ़ेंगे। अरे क्यों नहीं, मैं तुम लोगों को अपने साथ जरूर ले जाऊंगी। इतना कहकर शिवानी पूरी रात जागकर अपनी पढ़ाई करती है, क्योंकि उसे पता था कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लेना इतना भी आसान नहीं है। इसलिए जब अगले दिन वो अपने माता पिता और अपने दोस्तों के साथ गांव के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए जाती है, तभी स्कूल का गार्ड उनकी गरीबी देखकर उन्हें बाहर ही रोक लेता है। लेकिन शिवानी के माता पिता के कुछ देर समझाने के बाद वो गार्ड सिर्फ शिवानी के माता पिता और शिवानी को ही अंदर जाने की इजाजत देता है, जिसके बाद शिवानी चुपचाप अपने माता पिता के साथ एडमिशन करवाने के लिए अंदर चली जाती है। तभी क्लास से कुछ अमीर घर की लड़कियां बाहर निकल रही होती हैं और वो अचानक से शिवानी से टकरा जाती हैं। तभी वो कहती हैं, ओह हेलो, तुम्हें दिखाई नहीं देता और तुम इस तरह हमारे स्कूल में क्यों घूम रही हो? ये हमारा स्कूल है, तुम्हारे गांव का कोई खेत नहीं। मुझे माफ करना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें सामने देखकर चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो गरीब, ऊपर से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। आखिरकार तुम गरीबों की इस स्कूल के अंदर एंट्री किसने दे दी? माफ करना, लेकिन मैं आज इस स्कूल में अपना एडमिशन करवाने आई हूँ और कल से मैं भी तुम्हारी तरह ही इस स्कूल की एक स्टूडेंट बन जाऊंगी। एडमिशन और इस स्कूल में? अरे ट्विंकल, जरा इसकी बातें तो सुनो। ये गरीब लड़की हमारे इस स्कूल में एडमिशन करवाने आई है। अरे तुम्हारे जैसी गरीब लड़कियाँ हमारे स्कूल में पढ़ने नहीं आती हैं, बल्कि तुम्हारे जैसे बच्चों की माता पिता हमारे इस स्कूल में झाड़ू पोछा लगाने आते हैं। सही कहा, इसलिए तुम अपना इस स्कूल में एडमिशन करवाने का सपना देखना छोड़ दो।
मुझे नहीं पता था प्राइवेट स्कूल के बच्चों की सोच इतनी ज्यादा छोटी होती है, क्योंकि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, फिर चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि मैं एक दिन अपना सपना जरूर पूरा करूँगी। इतना कहकर शिवानी अपने माता पिता को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चली जाती है, जहाँ प्रिंसिपल उन लोगों को देखकर उनसे कहती है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शिवानी के माता पिता उनसे शिवानी का एडमिशन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो प्रिंसिपल कहती है, अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए आए हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, हमारा ये स्कूल गांव का सबसे बड़ा प्राइवेट स्कूल है, तो इस स्कूल में एडमिशन करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जी हाँ, मुझे पता है, इसलिए तो मैं मुखिया जी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाया हूँ। बस आप मेरी बेटी का एडमिशन अपने इस स्कूल में कर दीजिए। अच्छा, तो ये बात है, तो फिर ठीक है, तुम ऐसा करो, फॉर्म फिल करके 45,000 रूपए रिसेप्शन पर जमा करवा दो। उसके बाद तुम्हारी बेटी का एक टेस्ट होगा, जिसमें अगर वो पास हो गई तो उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाएगा। क्या 45,000 रूपए सिर्फ एडमिशन फीस? ये तो बहुत ज्यादा है। हमारे पास तो टोटल 45,000 रूपए ही है। फिर हमें अभी अपनी बेटी की यूनिफॉर्म और बुक्स भी तो लेनी होगी। शिवानी के पिता मजबूर होकर वो सारे पैसे रिसेप्शन पर जमा कर देते हैं, जिसके बाद शिवानी अपना टेस्ट देने के लिए चली जाती है और वो पूरी लगन से अपना टेस्ट देती है। लेकिन टेस्ट देने के बाद फिर प्रिंसिपल उन लोगों को अपने ऑफिस में बुलाती है और उनसे कहती है, देखिए, शायद आपकी बेटी हमारे इस स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। उसने पूरे ही टेस्ट में सारे सवालों के जवाब बिल्कुल गलत दिए हैं, इसलिए अब आपकी बेटी का एडमिशन हमारे स्कूल में नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर शिवानी के माता पिता निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी वहाँ पर एक मैडम आती है और वो प्रिंसिपल मैम से कहती हैं, क्या बात है प्रिंसिपल मैम, इस लड़की का पूरा टेस्ट बिल्कुल सही होने के बावजूद भी आपने इस गरीब लड़की का एडमिशन अपने इस स्कूल में नहीं किया और साथ ही इसके माता पिता से पैसे भी जमा करवा लिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही इन गरीबों की आंखों में सच्चाई देख ली थी और ऐसे सच्चे लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत ज्यादा आसान होता है। और इस तरह प्रिंसिपल शिवानी के माता पिता से सारे पैसे हड़प कर उन्हें स्कूल से बाहर निकलवा देती है, जिसके बाद शिवानी अपने माता पिता के साथ घर जाने की बजाय एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी आरती और मालती उसके पास आती है, जिसके बाद शिवानी उन्हें वो सारी बात बता देती है। शिवानी, ये तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। क्या प्राइवेट स्कूल के लोग ऐसे होते हैं? पर अब तुम क्या करोगी? उन लोगों ने तो तुम्हारे सारे पैसे भी ले लिए हैं। पता नहीं ऊपर वाला हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। और इस तरह जब तीनों आपस में बातें कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर परीलोक की कुछ परियां पृथ्वीलोक की सैर करने के लिए आती है और वो लोग उन लोगों की सारी बातें सुन लेती है, जिसके बाद वो लोग जंगल में ही अपनी जादुई छड़ी की मदद से एक जादुई सोने का स्कूल प्रकट कर देती है और खुद एक गरीब बूढ़ी औरत का रूप लेकर उन तीनों सहेलियों के पास जाती है और उनसे कहती है, अरे बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हमने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, तो क्या तुम लोग हमारे लिए कुछ खाने के लिए ला सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं दादी माँ, हम लोग अभी आपके लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। शिवानी के इतना कहते ही वो सारी बूढ़ी औरत सुंदर सी परियों के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर शिवानी और उसकी सहेलियाँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जिसके बाद उनमें से एक परी कहती है, अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ बस तुम्हारी एक परीक्षा ले रहे थे।
ताकि हम लोग तुम्हारी मदद कर सके, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। इसलिए अब से तुम लोग गांव के सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ोगी, जहां तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी और तुम्हें वहां पर बिना पैसों के ही बुक्स और यूनिफॉर्म भी मिल जाएगी। और तुम्हें वहाँ पर बिना पैसों के ही बुक्स और यूनिफॉर्म मिल जाएगा। और परिलोक की कुछ परियां अब से तुम लोगों को पढ़ाने के लिए हर रोज धरती लोक पर आएंगी। इसलिए अब तुम लोग चलो हमारे साथ। क्या सच में आप सच कह रही हैं? कहीं मैं फिर से कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? अगर ये कोई सपना नहीं है तो फिर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। आखिरकार मैं परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ पाऊंगी। लेकिन उससे पहले क्या आप गांव की उस लालची प्रिंसिपल को सजा दिलवा सकती हो जो हम जैसे गरीबों को बेवकूफ बनाकर हमारे सारे पैसे लूट लेते हैं? शिवानी की ये बात सुनकर वो परी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी जादुई छड़ी से उस प्रिंसिपल की सारी सच्चाई पुलिस के सामने दिखा देती है, जिसके बाद उस प्रिंसिपल को उसके किए की सजा मिल जाती है। और अब शिवानी अपनी सहेलियों और गांव के कुछ गरीब बच्चों के साथ परियों के जादुई सोने के स्कूल में पढ़ने जाती है, जहां परिलोक की कुछ परियां उन्हें हर रोज पढ़ाने आया करती हैं। और अब शिवानी के साथ साथ सारे बच्चे भी मन और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। रितिका और साक्षी दोनों अपनी माँ नर्मदा के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। साक्षी जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। नर्मदा किसी तरह दूसरों के घरों में काम करके अपना खर्चा चलाती थी। रितिका बेटा, मैं मालकिन के घर जा रही हूँ, तुम अपना और साक्षी का ध्यान रखना। ठीक है माँ। माँ, आज तो आते वक्त मेरे लिए समोसे लेकर आओगी ना? कितने दिनों से कह रही हूँ, लेकिन आप हो कि लाती ही नहीं हो। अच्छा बेटा, ठीक है, ले आऊंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर नर्मदा वहाँ से चली जाती है। रितिका घर के कामों में लग जाती है और वही साक्षी बाहर खेलने चली जाती है। अरे हेमा और अनुष्का, आज खेलोगी नहीं क्या तुम दोनों? नहीं साक्षी, अब से हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे, क्योंकि अब से हम लोग स्कूल पढ़ने जाएंगे और स्कूल जाने वाले बच्चे तुम जैसे गरीब ना पढ़ने वाले बच्चों के साथ नहीं खेलते। हाँ साक्षी, इसलिए आज से तेरी हम लोगों के साथ कोई दोस्ती नहीं है। आज से तेरी और हमारी सबकी कट्टी। क्या स्कूल? वो क्या होता है? अरे पागल, स्कूल में हम जैसे अमीर लोग शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। वहाँ जाने से बड़े होने के बाद हम बड़े बड़े अफसर या डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर सब बन सकते हैं। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो अब से मैं भी तुम लोगों के साथ स्कूल जाऊंगी। हाँ। ये सुनकर हेमा और अनुष्का जोर जोर से हंसने लगती है। अरे बावली हो गई है क्या? अरे तुम्हें तो एक टाइम भर पेट खाना ही मिल जाए वही तुम्हारे लिए बहुत है। आई बड़ी स्कूल जाने वाली। तुम्हें पता है उस स्कूल की कितनी फीस है? कितनी है? अरे साक्षी, इतनी कि तेरी माँ पूरे साल जमींदार के घर बर्तन मांज कर भी नहीं कमा पाएंगी। अब चल निकल यहाँ से, और अब से तुम्हारी हमसे कोई दोस्ती नहीं है, समझी? तुम लोग देख लेना, मैं जरूर स्कूल जाऊंगी और तुम लोगों से बड़े स्कूल में जाऊंगी और बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगी। देख लेना तुम दोनों। हाँ। ज्यादा सपने मत देख, अपनी औकात से ज्यादा ही बढ़ रही है। साक्षी, ये सब तुम सिर्फ सपनों में ही सोच सकती हो, हकीकत में नहीं। अब चलो भागो यहाँ से। फिर साक्षी रोते रोते अपने घर आ जाती है। अरे साक्षी, क्या हुआ? आज तू बड़ी जल्दी खेल कर आ गई। साक्षी बिना कोई जवाब दिए अंदर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्या हुआ साक्षी? किसी से तेरी लड़ाई हुई है क्या, या किसी ने तुझे कुछ कहा? लेकिन साक्षी फिर भी कोई जवाब नहीं देती। फिर शाम को जब नर्मदा काम पर से वापस आती है तो वो साक्षी के लिए समोसे लेकर आती है, लेकिन साक्षी बिल्कुल उदास बैठी रहती है। फिर उसकी माँ उसे प्यार से समोसे देती है। साक्षी बेटा, ये देख, तू कब से समोसा खाने की जिद कर रही थी ना? आज मैं तेरे लिए मालकिन से कुछ समोसे मांग कर लाई हूँ। माँ, मुझे कोई समोसा वमोसा नहीं खाना है। अरे रे, क्या हुआ मेरी बेटी को? दीदी ने डांटा है क्या? क्या हुआ बेटा?
माँ, पता नहीं इसे क्या हुआ है। जब से शाम को बाहर से खेल कर आई है तब से ही इसका मुंह बना हुआ है। मुझे तो कोई जवाब ही नहीं दे रही है। अब आप ही इससे पूछ कर देखो, शायद ये आपको कुछ बता दे। साक्षी बेटा, क्या हुआ, बता मुझे बेटा। माँ, मुझे भी हेमा और अनुष्का की तरह स्कूल जाकर पढ़ाई करनी है और बहुत बड़ा इंसान बनना है। मुझे भी पढ़ने जाना है माँ। लो, देख लिया ना माँ, और इसे बाहर खेलने भेजो। मैं पहले ही कहती थी ना, ये बाहर के बच्चों को देखकर घर आकर यही सब ऊट पटांग जिद करेगी। अब पूरा करो इसकी जिद। कहाँ से पूरा करोगी? साक्षी बेटा, तुझे तो पता है ना, हम कितनी मुश्किल से एक वक्त का खाने का पैसा जुटा पाते हैं। अब ऐसी हालत में हम तुम्हें पढ़ने कैसे भेज सकते हैं? वहाँ तो पढ़ने के बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना। ये तो बहुत गलत बात है ना माँ। शिक्षा सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए ही नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने का हक सभी को बराबर होना चाहिए और जिसमें काबिलियत हो नौकरी उसी को मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो हमें नौकरी कहाँ से मिलेगी? फिर तो सारा जीवन हमारा ऐसे ही गरीबी में गुजरेगा। हाँ बेटी, हम गरीबों की किस्मत पहले से ही लिख दी जाती है। हम गरीबों की किस्मत में गरीबी और भुखमरी के सिवा कुछ नहीं लिखा होता। अब ये सब छोड़ और चल कर खाना खाते हैं। फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाने बैठते हैं। माँ, ये कैसा खाना है? सूखी रोटी? भला सूखी रोटी कौन खाता है माँ, इसकी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है ना, तभी चर्बी बढ़ते जा रही है। सुन साक्षी, अब तो कल से किसी के घर नहीं जाएगी, सिर्फ घर में ही रहेगी। और तू कल से मेरे साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने चलेगी। तभी तुझे पता चलेगा कि गरीबी में पैसे कैसे कमाते हैं। अब चुपचाप से ये रोटी खा ले, वरना ये भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो नहीं सही, मैं भी गरीबों की तरह ये सूखी रोटी नहीं खाऊंगी। अब कल से मैं भी मेहनत करूंगी और पेट भर अपने मनपसंद का खाना खाऊंगी। उसके बाद साक्षी अपनी थाली की रोटी उठाकर बाहर कुत्ते को खिला देती है। फिर अगले दिन साक्षी अपनी दीदी के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है और पूरे दिन जंगल से लकड़ियाँ चुनकर उसे बाजार में बेच देती है। देख लिया ना साक्षी, कितनी मेहनत से ये पैसे आते हैं। साक्षी, हम तेरे दुश्मन नहीं हैं। हम भी चाहते हैं कि तुझे एक बहुत अच्छी जिंदगी मिले, लेकिन साक्षी हम गरीब हैं। हम तेरे लिए चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज तुमने ये जो पैसे कमाए हैं, इससे मैं तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया सा खाना जरूर बना सकती हूँ। पैसे लेकर वो लोग बाजार की तरफ जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया बेटा, मुझे कुछ पैसे दे दो बेटा। तभी साक्षी अपनी कमाई का सारा पैसा उस बुढ़िया को दे देती है। अरे साक्षी, तुमने सारे पैसे उन बूढ़ी अम्मा को क्यों दे दिए? तुम्हें पता है ना कि उन पैसों की हमें कितनी ज्यादा जरूरत थी, इसलिए आज फिर से तुम्हें सूखी रोटी ही खानी पड़ेगी। कोई बात नहीं दीदी, अब मैं सूखी रोटी खा लूंगी। अगले दिन साक्षी जब रितिका के साथ जंगल में लकड़ियाँ चुनने जाती है तो देखती है कि एक प्यारा सा खरगोश जख्मी हालत में वहाँ पर पड़ा होता है। दीदी, ये खरगोश तो काफी ज्यादा जख्मी है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। उसके बाद दोनों बहन मिलकर उस खरगोश के घाव पर पट्टी करती हैं और जंगल से कुछ जड़ी बूटी तोड़कर उस खरगोश के जख्मों पर लगाती हैं। और कुछ देर के बाद जब उस खरगोश को होश आता है तो उसे हरे हरे घास खाने को देती है। तभी अचानक से वो खरगोश एक परी में बदल जाता है। ये देखकर दोनों बहनें हैरान हो जाती हैं। घबराओ नहीं, मैं इस जंगल की रूबी परी हूँ। एक चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी, उसी से बचने के लिए मैंने खरगोश का रूप ले लिया था, लेकिन एक शिकारी ने मेरा ये हाल कर दिया। पर तुम दोनों की वजह से मेरी जान बच पाई है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी जान बचाने के बदले तुम दोनों मुझसे कोई भी एक मनचाहा वरदान मांग सकती हो। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? परी जी, ये तो हमारा फर्ज था, हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। रितिका, तुम मांगो, शायद तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। परी जी, वैसे तो हम अपनी गरीबी में बहुत खुश हैं, लेकिन मेरी बहन गरीबी में नहीं जीना चाहती। वो पढ़ना चाहती है परी जी, और पढ़ लिख कर वो कुछ बड़ा करना चाहती है।
लेकिन हमारे गांव के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अमीरों के ही बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा करें जिससे हमारे गांव में एक ऐसा स्कूल हो जाए जहाँ गरीबों के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और उस स्कूल से पढ़कर अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। रितिका, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी चीज मांगी है। ये लो रितिका, ये एक जादुई छोटा सा स्कूल है और ये सिर्फ गरीबों का स्कूल नहीं बल्कि अमीरों के स्कूल से 100 गुना अच्छा परियों का सोने और चांदी का स्कूल है। इसका हर एक कमरा सोने और चांदी से बना हुआ है। तुम इस स्कूल को ले जाकर किसी खुले जमीन पर रख देना, फिर ये अपने आप बड़ा हो जाएगा और इस स्कूल में सभी गरीब के बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और इस स्कूल के बच्चों को खुद मैं पढ़ाने आऊंगी। मैं उन्हें अच्छी शिक्षा देकर उनको गरीबी से बाहर निकालूंगी। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। परी से स्कूल मिलने के बाद दोनों बहनें परी का दिया हुआ छोटा सा सोने और चांदी का स्कूल लेकर अपने गांव वापस आती हैं और उस जादुई स्कूल को एक खुले मैदान में रख देती हैं। देखते ही देखते वो जादुई सोने चांदी का स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर गांव के सारे गरीब बच्चे उस स्कूल में पढ़ने आने लगते हैं। इतना ही नहीं, रूबी परी पढ़ाने के साथ साथ गांव के गरीब बच्चों की आर्थिक मदद भी किया करती है। ये लो अवनी, ये सोने के सिक्के हैं। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है ना, ये उनके इलाज के लिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी मैम। ऐसे ही रूबी परी पढ़ाने के साथ साथ हर किसी की मदद भी किया करती है। जब ये बात हेमा और अनुष्का को पता चलती है तो वो दोनों भी परी के सोने चांदी के स्कूल में आती हैं। अरे अनुष्का, ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और यहाँ देखो जगह जगह सोना और चांदी है। हाँ यार, अगर ये इतना सारा सोना हमारे पास आ जाए फिर तो हम इस गांव के क्या देश के सबसे अमीर इंसान बन जाएंगे। हेमा और अनुष्का ऐसे बात कर ही रही थी कि तभी रूबी परी वहाँ पर आ जाती है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या बताऊं परी जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं है परी जी। हमें आप अपने सोने और चांदी के स्कूल से कुछ सोना दे दीजिए जिससे हम अपना गुजारा कर सके। हाँ परी जी, हेमा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज हमारी मदद करिए। ठीक है बच्चों, ये लो, ये कुछ सोने के सिक्के हैं। हेमा और अनुष्का जैसे ही सोना लेकर अपने घर आती हैं, तो देखती हैं कि जहाँ पर उसका घर था अब वहाँ पर कोई घर नहीं था और उसके माता पिता पूरी तरह से कंगाल हो चुके थे। उनका सब कुछ अब खत्म हो चुका था। ये देखकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर दोनों जल्दी से रूबी परी मैडम के पास जाती हैं। हमें माफ कर दीजिए परी मैडम, हम लालच में अंधे हो चुके थे। हमने आपसे झूठ कहा था लेकिन अब हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम समझ चुके हैं आप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करती है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए मैडम, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हमें फिर से पहले की तरह कर दीजिए। उसके बाद रूबी परी दोनों को माफ कर देती है और फिर गांव के सभी बच्चे परियों के उस सोने चांदी के स्कूल में हंसी खुशी से पढ़ने लगते हैं।